हमारा आज का पहला सवाल है, पहले मरहले में किसका जोर नजर आता है? पहले दौर में किसका जोर नजर आता है? दूसरा सवाल, पहले दौर की वोटिंग में क्या राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा बनेगा? और बदउनवानी को भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी लगातार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, मगरिबी यूपी की 8 सीटों पर सियासी बयार किस तरफ बहती नजर आती है? मगरिबी उत्तर प्रदेश में, जहां पर पहले दौर में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। इधर चौथा सवाल है हमारा, पहले मरहले की वोटिंग को कितना मुतासिर करेंगे मकामी मुद्दे, यानी स्थानीय मुद्दों का, लोकल मुद्दों का कितना फर्क पड़ता है राष्ट्रीय मुद्दों की अपेक्षा? और पांचवा सवाल, कई बड़े सियासी लीडरों को क्या फिर मौका देगी अवाम? ये भी बड़ा अहम सवाल है। आइए इनके इर्द गिर्द अपनी आज की बात रखते हैं। और मेरे साथ जो है 4 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 बहुत अच्छे प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रिया चौधरी जी हैं। प्रिया जी, आपका स्वागत है। खैर मकदम है, अक्सर हमारे प्रोग्रामों का हिस्सा बनती हैं प्रिया जी, और बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखती हैं। और प्रिया जी जब बोलती हैं तो उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वो सब कुछ तैयारी से आई हैं, इसलिए मुझे उनका सुनना बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ हैं, साथ में अतुल अत्रे साहब भी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान है। सर खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ एसके मुखर्जी साहब भी जुड़ रहे हैं, आरएलडी के स्पोक पर्सन है। सर स्वागत है आपका। तो हमने अपने साथ अजय कुमार जी को भी जोड़ा है, कौमी तर्जुमान है लोक जनशक्ति पार्टी के, एलजेपी के। सर स्वागत है आपका। आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस बहस की। आप लोग तमाम मुद्दों को समझ ही गए होंगे, आज की बहस का, बातचीत का मुद्दा भी समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं जरा कांग्रेस बीजेपी की तरफ होकर आता हूं, फिर बाकी दोनों सियासी लीडरान से मैं बात करूंगा। आज अच्छी बात है कि हमारे साथ चारों सियासी लीडरान जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आऊंगा आपके पास प्रिया जी। प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं मगरिबी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहां पर पूरी ताकत लगाए हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही अब वो माहौल नहीं नजर आता है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 2014 में था, क्योंकि इस बार गठबंधन मिल करके लड़ रहा है और आपको हर तरफ से फाइट है। कैसे देखें? सिर्फ गठबंधन की वजह से आप ये कह रहे हैं कि वो माहौल नजर नहीं आता? क्योंकि आपने देखा कि आरएलडी, एसपी, बीएसपी का गठबंधन हुआ, लेकिन आप उसके साथ साथ ये भी देखिए कि इस गठबंधन को जनता ने किस तरह से लिया है। जनता के सामने ये आवाम के बीच गया था। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूम कर आए हैं प्रिया जी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देवबंद, मेरठ, हमने लोगों के बीच जाकर के उनसे बात की। तो ऐसा नहीं है कि एकदम एक तरफा बीजेपी की तरफ माहौल है। इस बार फाइट टफ है, इस बार मुकाबला मजबूत है। वोट जो आपको बंटने का फायदा मिलता है ना, वो नहीं मिल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। किसी भी तरह से अपनी वोट को ना बांट सके, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो वहां की भौगोलिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने क्या निर्णय लिया कि हम कांग्रेस को अपने गठबंधन में नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि हमें उनका वोट बैंक नहीं मिलता है, बल्कि हमारा उनमें बट जाता है। तो वोट बैंक की जो ये राजनीति है, ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होती रहती है, और उसी के लिए ये गठबंधन किए हुए महागठबंधन भी घूम रहा है, और रीजनल पार्टीज ने अपने राज्यों में भी इस तरह का गठबंधन करके दिखाया है। तो इस गठबंधन को लेके हम ये सोचें कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है, तो उसको लेकर हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। अब हमारी चिंता यह है कि हम अपने काम को, अपने विकास को व्यक्ति तक किस तरह से पहुंचाएंगे, कैसे उनको बताएंगे कि इन सालों में उनके लिए क्या क्या किया गया है। प्रिया जी, तो मगरिबी उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए ना, किसानों के बहुत बड़े मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार से कुछ मामलों में किसान नाखुश हैं। गन्ने का पेमेंट अभी भी बकाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मेरठ की रैली में, पहली रैली जो उन्होंने वहां से की थी, उसमें कहना पड़ा कि गन्ने का पेमेंट हम जल्दी जल्दी करने पर विचार कर रहे हैं। उसको आप लोग जरा समझ जाइएगा। उन्होंने वहां किससे किसानों को भरोसा दिलाया? मतलब कहीं ना कहीं किसान बड़ा मुद्दा है, गन्ना किसान बड़ा मुद्दा, और इस एरिया में निर्णायक भी है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि राज्य सरकार के ऊपर जो भार पड़ा हुआ, जो कर्ज पड़ा हुआ है, राज्य सरकार ने पिछली सरकारों का गन्ना बकाया 57,800 करोड़ का बकाया उतारा है। जो चीनी मिल बंद पड़ी हुई थी, उनको शुरू करवाया है। तो विकास के या गन्ना किसानों की गति में एक तीव्रता आते आते थोड़ा सा समय लगेगा, जिसके लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। तो समय किसान मानने को तैयार नहीं है। वो चौधरी अजीत सिंह जी के साथ जाने की लॉबिंग करने लगे हैं, मुद्दा बन रहा है। वहां पर भी कहीं ना कहीं गठबंधन ने भी अपने वादे किए हैं। कांग्रेस भी बीच में वहां पर आकर लड़ रही है, और कांग्रेस इस मकसद से लड़ रही है कि खासतौर से बीजेपी का वो सवर्ण वोट, जो कोर वोट है, उसको कहीं ना कहीं जितना हो सके अपने तरफ ले आओ। बाकी गठबंधन का वोट तो कहीं से कहीं तक हिल नहीं रहा है, ऐसा बताने का, ऐसा परसेप्शन देने की
की कोशिश की जा रही है, मतलब आप लोगों को फंसाया गया है वहां पर अच्छी तरह से। गठबंधन तो किया ही इसलिए जाता है ना कि दूसरी पार्टी को जो गठबंधन में शामिल नहीं है उसको चारों खाने चित करने की कोशिश करें, लेकिन अपनी रणनीति पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भरोसा करके चल रही है कि हमें कौन से वर्ग को, जैसे कि मायावती का ये बयान आना कि मुस्लिमों का वोट नहीं बंटना चाहिए, वो एक तरफ ही पड़ना चाहिए, तो उनके इस बयान ने अपने आप ही एक भूमिका बांध दी है पूरे क्षेत्र में कि कौन सा वर्ग किसको वोट देगा। तो ये जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी वो लोग अपनाते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति से अगर मैं बात करूं तो फायदा अपने आप ही पहुंच जाता है। तो फिर क्या अगर एक वर्ग ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है या गठबंधन ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है तो बीजेपी क्या अपने लेवल पर पोलराइजेशन करने की कोशिश नहीं कर रही है उस इलाके में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, राजनाथ सिंह जी की बात सुनिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम सबका साथ सबका विकास अगर चाहते हैं तो हम सबका वोट भी चाहते हैं अपनी सरकार बनाने में, लेकिन जो लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं उनकी वजह से वो तो डायरेक्ट लाभ हमें मिल रहा है, लेकिन उनकी वजह से ये इनडायरेक्ट जो मैसेज जा रहा है इसका डायरेक्ट लाभ किसको होना है? जो उनके गठबंधन में शामिल नहीं है उसी को तो होना है। चलिए मैं एक बार अनुज जी के पास जाना चाहूंगा। अनुज अत्रे साहब मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अनुज अत्रे, मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा सर, कांग्रेस जहां पर हम बात कर रहे हैं पहले दौर की वोटिंग होने जा रही है जिन इलाकों में 91 सीटों पर, वहां पर हम देखते हैं तो बहुत सी जगह, और उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बात करें खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां पर कांग्रेस का कोई बहुत जोर नहीं है। कांग्रेस वहां पर कमजोर हमें फिलहाल नजर आती है पहले दौर की, पहले चरण की वोटिंग में। ऐसे में उत्तर प्रदेश में तो बेजा लड़ रही है गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए, और लोग तो कहने लगे कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मैदान में है। कांग्रेस की भूमिका इस पहले दौर की वोटिंग में हम कहां देखें, कैसे देखें सर? देखिए, आपका आकलन हो सकता है कि कांग्रेस कहीं नहीं है या कमजोर है, लेकिन जो लोग कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे ये गठबंधन हो, आज उन सबके मुंह पर किसका नाम है? आज सब लोग कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर है तो इनको कांग्रेस का नाम लेने की क्या आवश्यकता है? कहीं ना कहीं ये स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं कि सबसे अगर सशक्त कोई दल है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात करें जो 8 सीटों का हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी इस समय 7-8 की 8 सीटें हम जीतने की पोजीशन में है, स्थिति में है। क्योंकि ये चुनाव देखिए कोई क्षेत्र का चुनाव नहीं है, प्रदेश का चुनाव नहीं है, राष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है, ये पूरे देश का चुनाव होने जा रहा है। और देश की जनता इस समय जानती है कि अगर देश में हमको जो है कोई विकास उन्मुख सरकार चाहिए, कोई ऐसी सरकार चाहिए जो जुमलेबाजी में विश्वास न करे और केवल देश में विकास की बात करे, तो वो कांग्रेस पार्टी है। अगर क्षेत्र का चुनाव होता, कोई जिले लेवल का चुनाव होते, कोई पंचायत के चुनाव होते, तो हम कहते हैं कि हो सकता है इनका ये ध्रुवीकरण का जो तमाम दलों की इनकी जो एक रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं ये कामयाब हो जाते। लेकिन अब ये सिक्का नहीं चलने वाला, ये सांप्रदायिकता का कार्ड नहीं चलने वाला, ये जाति के आधार पर चुनाव लड़ने वाला ये कार्ड नहीं चलने वाला। जनता इस समय विकास की बात करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में एक नया शगुफा छोड़ा है, राष्ट्रवाद। विकास के मुद्दों का उनके पास विकासवाद नहीं है, अब केवल राष्ट्रवाद। हम पूछना चाहते हैं, राष्ट्रवाद तो देश की जनता के एक एक आदमी के मन में है, एक एक इंसान के खून में है राष्ट्रवाद। आप कौन सी नई राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? क्या यही वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं कि जब से माननीय मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हैं इन 5 सालों में 9 बार जाकर के नवाज शरीफ से मिलते हैं, चाहे अटल जी रहे हो या अडवाणी जी रहे हो, तमाम उनकी कोशिश रही कि पाकिस्तान जाते रहे, पाकिस्तान वालों को बुलाते रहे। उनके जाने के बाद मोदी जी ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया, अपनी शपथ ग्रहण समारोह में उनको बुलाया, उनके शपथ ग्रहण में वहां जाते हैं और बिना बुलाए जाकर के वहां पर केक बिरयानी खाने जाते हैं, साड़ी शॉल की डिप्लोमेसी करते हैं और ISI को अपने यहाँ बुलाते हैं कि आप आए इंक्वायरी कीजिए। पठानकोट हमला होता है हमारे ऊपर, पुलवामा का हमला हमारे ऊपर होता है, लेकिन कुछ सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होती। आज भी जो है गिड़गिड़ाते रहते हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते थे पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद होना चाहिए, लेकिन लव लेटर क्यों ना ले? पुलवामा का नाम क्यों ना ले? क्या हमारे 42 जवान वहां शहादत हो गई CRPF के लिए? आपके लिए नाम लेना। प्रिया जवाब दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाओ। देखिए मैं प्रिया, राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा आप लोगों ने बनाने की कोशिश की और जिस मामले में वो आपको घेर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ये नहीं जवाब देंगे कि पुलवामा में 350 RDX कहां से आया? अब वो दे रही ना जवाब, सुन लीजिए। जनरल इलेक्शंस हैं और इन पे जो है राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी रहते हैं। आपने बहुत सही कहा। और अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं तो हम राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी भी रूप से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा रहेगी जो हमारे मैनिफेस्टो में भी आया है। आपके मैनिफेस्टो में जिस प्रकार से आया है वो देख लिया है कि वहां से जम्मू कश्मीर से हम सेना हटा देंगे, अफसा को हम रिव्यू करने की सोचेंगे, देशद्रोह का कानून तक खत्म ही कर देंगे। तो ये मुद्दे जनता इग्नोर नहीं करेगी और इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त निर्णय लेती आई है और लेती रहेगी। चलिए मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास, अब आ रहा हूं, आपको अब मैंने
मौका दिया, आपके सवालों का हमसे जवाब ले लिया। अब मैं आ रहा हूं सर, जरा एक बार मैं एस के मुखर्जी साहब के पास भी जाना चाहूंगा। आरएलडी पिछले बार सुपड़ा साफ हो चुका था, बड़ा नुकसान आप लोगों का हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कि आपका गढ़ माना जाता है आरएलडी का। वहां इस बार आरएलडी बड़े हिसाब से लड़ रही है। चौधरी अजीत सिंह साहब, उनके बेटे, आपकी पार्टी के दूसरे लोग गठबंधन के साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। कितनी उम्मीद है, और क्या जाटों को, किसानों को और वो उस वोट बैंक को जिसको आप अपना मानकर चलते हैं अपने फेवर में आप कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी भी पूरी ताकत लगाए हुए है और कांग्रेस अलग आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए वहां पर मैदान में है। कैसे देखते हैं इस त्रिकोणीय मुकाबले को? ठीक है, मैं एक बात बताया आपको, अभी जो आप कह रहे थे कि पश्चिमी यूपी के अंदर 8 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, उसके संबंध में मेरा कहना यह है कि यदि आप नमूना यहीं से स्टार्ट करें कि कांग्रेस और बीजेपी का अपना नूरा कुश्ती है, मेरे शब्दों को समझिएगा, इन दोनों में नूरा कुश्ती है। ये तो खाली एक दूसरे की मदद करने के लिए लड़ रहे हैं। और आप मुजफ्फरनगर जाएं या कहीं पर भी जाएं तो वो जहां पर भी डेंट कर रहे हैं तो वो खाली कांग्रेस को, ये कांग्रेस बीजेपी को, हमारे यहाँ पे गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कर रहे हैं। इसके संबंध में मेरा कहना यह है कि देखिए, आपने गन्ना का पेमेंट नहीं किया। मेन चीज हमारे यहाँ पर किसान है। हमारे जितने भी 8 सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन सीटों पर हमारे पे इलेक्शन हो रहा है वहां पर किसान ही मेन फिगर है। और दूसरी समस्या जो है हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की है। लॉ एंड ऑर्डर पर कोई अटेंशन न दिया गया, न कोई बोला जा रहा है। कल हमारे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने या बीजेपी के जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो उन लोगों ने मैनिफेस्टो, जिसको वो संकल्प पत्र बता रहे हैं, मतलब मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। संकल्प एक बहुत बड़ी चीज होती है और डिक्लेयर करना एक अलग चीज होती है। संकल्प के पीछे जहनीत दूसरी होती है, घोषणा पत्र के डिक्लेरेशन के पीछे वो नहीं होती है, वो बिल्कुल है भी नहीं। आपने पिछली बार 2014 में जितने भी आपने घोषणाएं की थी, यदि वो क्या संकल्प नहीं थी, इसका मतलब आप डिक्लेरेशन जो करते हैं फर्जी होता है। क्योंकि आपने पिछली बार जो डिक्लेरेशन किया था, उस डिक्लेरेशन के बाद आपके ही पार्टी के, भाजपा के ही अध्यक्ष महोदय ने एक शब्द कहा था कि ये जो किया गया है, जो 15 लाख वाला था मैटर में, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा उस चीज को, 15 लाख वाले मैटर को उन्होंने कहा जुमला था। देखिए, जुमला शब्द भी आपने ही सप्लाई किया, आपने ही शब्दों को कहा, आपने ही जुमला कहा। लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में आप पूरी तरह फेल है। देखिए सर, मैंने आपसे सवाल पूछा, वो आपकी क्षेत्रीयता से जुड़ा हुआ है। आरएलडी का अपना एक इलाका है जिसमें पिछले बार 2014 में मोदी लहर में वो पूरी साफ हो गई थी। अब आप अपने इलाके में क्या ऐसा लेकर आ रहे हैं जो कि वोटर, आपका वोटर आपसे न हिले और इस बार आपके लीडरों को चुने? क्योंकि आरएलडी का तो मतलब बेस ही खत्म कर दिया था बीजेपी ने, वहां पर एकदम खत्म कर दिया था। ये तो आपको अपने आप को बचाने की एक बड़ी जंग है। मैं एक बात बता दूं आपको, मैं बाद में एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा। 1977 में यदि कोई पार्टी हार जाती है या उसका लीडर हार जाता है, इसका मतलब किसी का वजूद खत्म नहीं हो जाता है। 1977 में इंदिरा जी हार गई थी, कांग्रेस खत्म नहीं हो गई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कभी कभी किसी भी परिस्थिति के अंदर, इलेक्शंस के अंदर यह जीत हार चलती रहती है। इसका मतलब कोई भी पार्टी का वजूद खत्म नहीं हो जाता है। हमारा कोई वजूद नहीं खत्म हुआ है। हमारे साथ हम वेस्टर्न यूपी के अंदर 3 सीट जो हमारी हैं वो हम जीतेंगे, आप सुनिश्चित करिए। जो मैं आपसे कह रहा हूं किसी अनाधार, किसी निराधार नहीं कह रहा। मुकाबला जबरदस्त है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं फिर आपसे, मैं फिर जाट लीडर हैं, पिछले बार के जीते हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि हल्का उम्मीदवार बीजेपी ने वहां से दे दिया। बाद में एक बात कहना चाहता हूं, बागपत में अगर हम देखते हैं तो मजबूत उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है खुला मैदान दे दिया गया हो। खुला मैदान कभी भी राजनीति में नहीं होता सर, ना आज है ना तब था। अब मैं आज फिर ये कहना चाह रहा हूं, देखिए, मैं जाट शब्द का प्रयोग तो करना नहीं चाहता, क्योंकि हम किसानों की पार्टी हैं। हम लोग किसानों की पार्टी है और हम किसानों के संबंध में बात कर रहे हैं। आज किसान की जो स्थिति है, जो किसानों के साथ हो रहा है, जो सरकार, लेकिन हम तो वहां जब देख कर आए तो हमें यह समझ में आया कि जाटों की लीडरशिप हासिल करने की भी अपने आप में एक जंग है। आप भले ही शब्द का इस्तेमाल ना करें, लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान और चौधरी अजीत सिंह जी में यह जंग छिड़ी है कि कौन जाटों का सबसे बड़ा लीडर है। यही तय होने वाला है इस बार। देखिए, हमारे लीडर कभी भी इस चीज को प्रूव नहीं करना चाहते, ना उनको आवश्यकता है इसको प्रूव करने की। बालियान साहब को हो सकता है, मैं उनके संबंध में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हमारी पार्टी के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लीडर 68 से, आज से नहीं, 68 से चौधरी साहब जो संस्थापक थे, उनके समय से आज तक हम लोग सिर्फ किसानों के लिए ही कहते हैं, किसानों के लिए करते हैं। किसान हमारा टारगेट वो होता है, सब्जेक्ट होता है। और किसान बीजेपी किसानों को किसान सम्मान निधि दे रही है। बीजेपी ने
गन्ना बकाया काफी हद तक पूरा करा दिया है, करीब साल भर का मामला बचा हुआ है, ऐसे में कैसे अपनी तरफ राजिब करेंगे किसानों को? आप किसानों की सियासत की बात कर रहे हैं ना? किसानों के संबंध में कह रहा हूं, देखिए गन्ना के किसान सम्मान निधि की भी 2 किस्तें आ गई हैं, आपको पता है? उसको मेरी बात सुन लीजिए, 2-2 हजार की जो है 2 किस्त आ गई है उसकी। सर जो 6,000 वाली बात है मैं उसको बता देता हूँ, उसको सुन लीजिए। उसमें एक 2,000 रुपए किस्त आई, उसके अंदर 16 शर्तों के साथ आई कि आपकी कितनी एकड़ जमीन है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपकी देने की नीयत नहीं है, आप देना नहीं चाहते, आप सिर्फ डिक्लेरेशन करना चाहते हैं। इससे अलग गन्ना पेमेंट के संबंध में आपसे मैं कहना चाहता हूं 10,000 करोड़ से ज्यादा तो बाकी है। ये देखिए कोई पेमेंट इस हमने लोगों से बात की थी सर, लोग कहते हैं पहले से बेहतर हो गई स्थिति, हो सकता है सुधर जाए। वो ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छे हालात हैं, वो कह रहे हैं पहले से बेहतर। अखिलेश मायावती के दौर से तो बेहतर स्थिति हो गई है। मोदी ये खासतौर से योगी सरकार में किसानों की और बकाये को लेकर के, गन्ना पेमेंट को लेकर के, ये किसानों की का कहना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप कह रहे हैं किसानों की राजनीति करके हम वहां जीतेंगे। नहीं, हम किसान जब उनसे खुश है तो कहां आपकी तरफ आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान यदि खुश होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। किसान यहाँ पर 2 अक्टूबर को यहाँ पर दिल्ली के अंदर धरना देने नहीं आता, या वो वहां पर आकर प्रोटेस्ट करने नहीं आता, और यदि वो आ गए और वो संतुष्ट था तो उसको क्यों प्रोटेस्ट किया और क्यों आप लोगों ने उनके साथ मारपीट की? मैं माफी चाहते हुए प्लीज, मैं बिल्कुल, देखिए मैं बात कहना चाहता हूं। देखिए वहां पर जो गाजियाबाद के अंदर लाठी चार्ज हुआ वो किसान ही थे, वो अपने किसान अपनी मांग रखने आए थे। यदि हमारे भाजपा के सरकार, हमारी जो यहाँ पे केंद्रीय सरकार है, उनको थोड़ी भी हमदर्दी किसानों से थी तो वो क्यों उन्होंने लाठीचार्ज कराया? एक भी आदमी, किसी भी पार्टी का दल, किसी भी पार्टी का आदमी, लीडर हमारे यहाँ पर नहीं आया, सिवाय चौधरी अजीत सिंह के सिवा कोई आदमी वहां पर नहीं गया था। मुझे नाम बताएं कौन गया था? एक भी आदमी रिकॉर्ड पर नहीं गया था। किसी को हमदर्दी तो हो, किसानों से कोई हमदर्दी किसी को नहीं है। आपको जब इलेक्शन होता है तब याद आता है, उससे पहले आपको ना उसके इरिगेशन के संबंध में सोचते हैं, ना आप खाद के संबंध में सोचते हैं, ना उसके पेमेंट के बारे में। वो कह रहे हैं हमने नीम कोटेड यूरिया दी तो नीम कोटेड यूरिया का आपने कितना % कम कर दिया ये बता दीजिए। बैग के अंदर 5 किलो आपने और कम कर दिया, आपने पैसे बढ़ा दिए। आपको उस किसान को क्या मिला? किसान को, किसान इन मुद्दों को समझ रहा है सर, वो उसके लिए जाति धर्म बड़े मुद्दे नहीं है ना फिलहाल, उसके लिए उसके अपने मसले हैं। बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं इस पर और बात करेंगे सर, और बात करेंगे, क्योंकि आपका बेल्ट वही है, इसलिए मैं इस सवाल के साथ आपके बीच आया था। और आरएलडी तो कम से कम किसानों का नेतृत्व करने का दावा करती है। चौधरी अजीत सिंह अपने आप को बड़ा किसान लीडर घोषित करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितना वो ला पाएंगे किसानों को अपने फेवर में, ये देखने वाली बात रहेगी। एक बार मैं जरा अजय जी के पास आना चाहूंगा। अजय कुमार जी, पहले दौर की अगर हम बात करते हैं वोटिंग की, अगर हम पूरे और विस्तार से थोड़ा सा ब्रॉड उसमें देखें तो बड़े मुद्दे आपको क्या नजर आते हैं इन 91 सीटों पर, जहां पर 11 तारीख को पहले दौर की वोटिंग होनी है? और अगर वही मुद्दे हैं बड़े तो फिर तो पूरा चुनाव उन्हीं मुद्दों पर चलता चला जाएगा, या आपको ऐसा लगता है कि बीच में भी मुद्दे बदलते जाएंगे लोगों के हिसाब से, वक्त के हिसाब से? नहीं, देखिए इमरान जी, अगर मैं बहुत ही साफ गोई और ईमानदारी से बात कहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है, वो है मोदी फैक्टर। और मोदी जी के नाम पर पूरा देश हमारे साथ खड़ा है और एनडीए की भारी जीत होने जा रही है। मैंने यहाँ पे तमाम विद्वत जनों के सर्वेक्षण तो ये भी बताते हैं सर, 30 से 35 या 40 सीटों का नुकसान है। वो दौर नहीं है, 2014 नहीं है, वो लहर उतनी बड़ी नहीं है। ये हाँ, बहुत बड़ी बात कही। अगर आप आज से 4 महीने पहले की बात करेंगे, अगर आप उसके परिप्रेक्ष्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम, ये स्थिति थी। लेकिन जब से एक सटीक फैसला और देश के सुरक्षा के ऊपर देश की तरफ आंख उठाने वालों की तरफ हमने गंभीर कार्य किए हैं, हमने उनको जवाब दिया है, मोदी जी की वह लहर देश में वापस है, वो लोकप्रियता वापस है। देखिए, अगर आप मुझे वक्त देंगे तो मैं एक एक सवाल का जवाब दे सकता हूं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दे सकता हूं। हमारे साथी जो आरएलडी से यहाँ चौधरी अजीत सिंह की बात कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक चौधरी साहब कृषि मंत्री रहे हैं। क्या हुआ स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट का? क्या कर रहे थे? आज आपको किसानों का दर्द याद आ रहा है? हमसे पूछते हैं हमने क्या किया किसानों के लिए। 17 साल से इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी बंद पड़ी सिंचाई परियोजना थी उसको पूरा करने का काम किया है एनडीए की सरकार ने। आप दिल्ली से मेरठ तक की सड़क देखिए, 16 लेन की सड़क,
कितने किसानों को क्या उससे लाभ नहीं होगा? उनके उत्पाद दिल्ली की मंडी में आकर के बिकेंगे और उनको उचित दाम मिलेगा। हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का काम किया किसानों को, और अभी जो क्रांतिकारी फैसला लिया है कि 60 साल से ऊपर किसानों को पेंशन दिया जाएगा। जो मेरठ इतना बड़ा, इनको सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप बात करते हैं, आपको किसान याद आते हैं? ट्रेडर्स कहां गया? बहुत बड़ी मंडी है व्यापार और वाणिज्य की पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इल्जाम लगाते हैं कि आपने लोगों ने नोटबंदी करा के उनको तो बर्बाद नहीं, मैं आ रहा हूं, हमने उनके लिए ट्रेडर्स कमीशन बनाने की बात की है अपनी परियोजना में। और आप पूछते हैं ये जो एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है ये क्या है? इससे क्या पूरे देश की, पूरे प्रदेश की, और ये खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की का औद्योगिक विकास, का आर्थिक विकास, क्या रोजगार का अवसर कहां जाएगा? आप सोचिए, गुड़गांव में एक एयरपोर्ट बनता है और आज गुड़गांव कहां है? मैं पूछना चाहता हूं आरएलडी और कांग्रेस के साथियों से कि आखिर दिल्ली से 40 किलोमीटर मेरठ में प्रगति और विकास आने में कितने साल चाहिए मेरे भाई? चलिए, इसमें मैं बात करूंगा, इस पर भी मैं बात करूंगा। अगर ये बड़ा मुद्दा है वहां के लोगों के लिए, किसानों के लिए, तो ये बड़ी बात है। मैं कांग्रेस से भी इसका जवाब लूंगा, आरएलडी से भी इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक बार जरा मैं जानना चाहूंगा दिव्यांश देव जी के पास, सियासी तज्जियाकार के तौर पर हमारे प्रोग्राम में शामिल है। दिव्यांश देव जी, पहले चरण की वोटिंग, बड़े मुद्दे सीधे तौर पर आपको क्या लगते हैं? राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रवाद विरोध, ये जो बीजेपी ने बनाने की कोशिश की, क्या यही मुद्दा बड़ा हावी रहेगा? जो बात अजय भी कह रहे हैं कि सीधे तौर पर पुलवामा और उसके बाद एयर स्ट्राइक जो हुई है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोगों को मुतासिर करती है, प्रभावित करती है। और वजीर आजम मोदी भी बार बार अपनी सभाओं से यही बात बार बार कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज उन्होंने बदउनवानी का मामला, यानी भ्रष्टाचार का मामला भी उसमें जोड़ दिया, जो मध्य प्रदेश में हुआ। सीएम के साबिक ओएसडी के घर से जो छापा पड़ा और जो तमाम तरह की बातें हुई, उसको लेकर भी बीजेपी अब उसको मुद्दा बना रही है। ये बात माननी पड़ेगी कि इस बार के चुनाव जो हैं वो गन्ना, गो और दंगा के ऊपर आधारित रहेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, जो ये राजनीतिक समीकरण ये लोग लेके आए हैं, उसमें ये राष्ट्र बनाम दल की राजनीति मुझे ज्यादा लगती है। मैं ऐसा इसलिए कहना चाहूंगा, चाहे आप बोलें कि जाट और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा या गठबंधन हो जाएगा, क्या आप बोले कि मुस्लिम और दलित वोटों का जोड़ हो जाएगा, तो आप अगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी शुरू से लेकर अभी तक देखें तो उन्होंने राष्ट्र की बात की है, वो जवानों की बात करते हैं, वो पाकिस्तान में जब एयर स्ट्राइक होती है तो उसकी बात करते हैं, भारत के फॉरेन पॉलिसी में जो उसका रुतबा बढ़ा है उसकी बात करते हैं। तो जब आप नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से ये सोचेंगे, राष्ट्रवादी सोच से ये सोचेंगे, तब आप क्या जाट हैं या मुस्लिम हैं, क्या आप दलित हैं, ये सब बातें बहुत पीछे छोड़ के आप एक भारतीय की तरह से वोट करेंगे। इसी कारण जो बीजेपी की लहर है। सर ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जातियों में जो हमारा समाज बटा हुआ, सारी राजनीतिक पार्टियां जो यही गणित बिठाती हैं। अभी हम देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या उन इलाकों में जहां पर पहले दौर में, अगर हम इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर नारा चल रहा है लाठी, हाथी और 786। लाठी को यादव, लोधी और जाटो जैसी जातियों का कुछ से जोड़कर देखा जा रहा है, हाथी को बीएसपी से, और मुसलमानों का जो पवित्र अंक है 786, ये नारा बनाकर के वहां पर पेश किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सीधे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर ही लोग वोट करते हैं, जातिगत समीकरण है, बीजेपी भी बिठाती है। ऐसा नहीं कि बीजेपी इतने बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर ही इलेक्शन लड़ रही है। जी, जातिगत समीकरण ऐसी बात नहीं, पहली बारी इस चुनाव में आया। जब योगी जी ने सीएम का चुनाव, अभी जो यूपी में इलेक्शन हुए थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गई थी, और किस तरीके की हार उन्हें उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, हम सब इतिहास गवाह है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि जो आज का वोटर है वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हो गया, उसे पता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, कि जो आरएलडी है, ये यूपीए सरकार में 10 साल रहे, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, और आज फिर से किसानों की बात आगे करते हैं। जो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये दूसरी कांग्रेस पार्टी हो, तो उनको पता है कि डिलीवर कौन कर रहा है और डिलीवर कौन नहीं कर रहा है। ये जो आपने सवाल रखे हैं, इस पर मैं कांग्रेस से और आरएलडी से बात करूंगा, बीजेपी का भी पक्ष जानूंगा। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेने जा रहे हैं, अभी हाजिर हो रहे हैं। इस बहस को आप जरूर सुनिएगा, क्या अहम मुद्दे हैं और क्या सोच करके वोटर फाइनली वोट करता है, यह जरूर इस चर्चा से निकल कर आएगा। फिलहाल एक छोटा सा वक्फा। देश की जनता इनके भाषणों के जुमलों में आकर के एक बार झांसे में आ चुकी है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। प्रियंका गांधी जी की रैली में मोदी के नारे लग रहे हैं और उन्हें जो है गांधीगिरी दिखानी पड़ी, फूल फेंकने पड़े, और हम इससे ज्यादा और क्या कहें। देखिए ये मोदी के नारे जो लगा रहे थे वो कांग्रेसी तो नहीं होंगे, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो भाड़े के भेजे हुए टट्टू थे वही थे। ये तो एक नई पहल इन्होंने शुरू करी है। इन्हीं के देखिए, हमारे नहीं होते ये। आप लोग देखिए, ये इस प्रकार की असभ्यता, इस प्रकार की असभ्यता, सुन लीजिए, मैं असभ्यता कैसे आपके बीच में मैंने, ये अगर आवाम का
देखिए मुझे क्या लगता है हम चर्चा मेरे सवाल अच्छे माहौल में चर्चा करें। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बोला सुन लीजिए। अनुज जी, अगर इस प्रकार से आप बोलेंगी तो फिर मेरे को भी बोलना पड़ेगा आपके बीच में। निश्चित तौर पे ये आपके भेजे हुए ही जो कार्यकर्ता हैं, आपके ही किराए के टट्टू हैं जो पहुंचते हैं वहां पर, जो आप क्यों वापस, ये तो सिद्ध है, ये सिद्ध है। कैसे आप बांट करके अभी मोदी जी की रैली थी, सुन लीजिए मेरी बात, 1,80,00,000 रुपए आपको मालूम है अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के काफिले में से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की गाड़ी में से 1,80,00,000 रुपए पकड़ा गया है। 1,80,00,000 रुपए बीजेपी के कैंडिडेट, और तो आप बताइए कौन यूज कर रहा है वो पैसा? वो मोदी जी की रैली के लिए तो जा रहा था पैसा, वो पैसा सुबह मोदी जी की रैली के लिए जा रहा था। आपकी सरकार में तय था यूपीए 1 यूपीए 2 सुन लीजिए मेरी बात, कोई कमीशन तय नहीं था, आप थे भी नहीं वहां पर, ये तो आपकी सरकार थी। रमन सिंह जी के दामाद, आज हम पूछना चाहते हैं रमन सिंह का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रिया एक मिनट, प्रिया जी एक मिनट। अनुज जी ये बताइए कि क्या प्रियंका गांधी जी की रैलियों में या उनकी जो रोड शो होते हैं उसमें क्या आम आवाम नहीं होती, सिर्फ कांग्रेस के लोग होते हैं? जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर किसी ने मोदी मोदी कह दिया तो वो भाड़े का होगा, मतलब आवाम के बीच से कोई नहीं बोल सकता। ये बताता हूं, आवाम कोई आवाम के लोग नहीं होते, इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोग कांग्रेस की जलसे में शामिल नहीं होते। कांग्रेस के साथ वही लोग चलेंगे जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत होंगे, जो कांग्रेस के जो है एजेंडा पर चलना चाहेंगे और जो कांग्रेस के ऊपर विश्वास करेंगे वही आएंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा है, ये आप बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के भाड़े के टट्टू हमारी रैलियों में आए। जो किराए के लोग हैं, जो पैसा लेकर के आते हैं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आने देंगे। और हम लोग हम इस शैली में नहीं है, ये आपके हथकंडे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे हैं कि पैसे के दम पर पिछले चुनाव आपने लड़ा, 10,000 करोड़ रुपए अडानी का पैसा लेकर पिछला चुनाव आप लड़े, और अब फिर उद्योगपतियों का पैसा लेकर के आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जनता अब आपके झांसे में नहीं आ रही। पर अनुज जी वजीर आजम नरेंद्र मोदी तो ये कहते हैं कि मैंने नोटबंदी से जो है सारी राजनीतिक पार्टियों खासतौर से कांग्रेस की कमर तोड़ दी, और कांग्रेस आज इसलिए बिलबिला रही है कि पैसा नहीं है, बड़ी मुश्किल से 3 राज्य हाथ में आए हैं तो पैसा निकल पा रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए। ये भी इल्जाम लगाते हैं। निश्चित तौर पे हमारे पास पैसा नहीं, हम तो स्वीकार करते हैं, पैसे वाले तो ये लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा पकड़ा जा रहा है। मुझे लगता है इमरान जी, या तो आप इनसे बुलवा लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। इस प्रकार की चर्चा में चर्चा करना चाहती है तो बीच में नहीं बोलिए। निश्चित बिल्कुल है, बिल्कुल आपके लोग हैं वो जो आते हैं वो किराए के टट्टू हैं, जो पैसे लेकर के आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के पैसे से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पैसे आप लोग मेरा सवाल है, बहकाना चाहते हैं। सुन तो लीजिए, सवाल मेरा ये भटकाइए नहीं। बदनवानी भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बन रहा है। वजीर आजम ने आज अपनी रैली में मध्य प्रदेश का जिक्र किया और इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की। सीधा निशाना कांग्रेस पर था, उस पर जवाब दीजिए। बहुत अहम मुद्दा है ये, जानबूझकर कि चुनाव के समय में खेली हुई भारतीय जनता पार्टी की वो एक टैक्टिक है। हम पूछना चाहते हैं कि रमन सिंह का जो दामाद है पुनीत गुप्ता 50 करोड़ रुपए लेकर के फरार हो गया आज, और आपके तमाम बड़े लीडर को नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके सभी बड़े लीडर, चल रहे हैं कि रिश्तेदार, उन पर क्या इल्जाम है? जो चौकीदार बनने का ड्रामा कर रहे हैं लोग, चौकीदार खेल रहे हैं आज अपने रिश्तेदारों को पैसा लेकर के भगा दिया। इस बात का जवाब नहीं देंगे। शोर मचाने से मुद्दे नहीं दब जाते, शोर मचाने से मुद्दे नहीं दब जाते, सच सुनना पड़ता है। 2G के जो घोटाले हुए उनको तो 22 बरी आपकी सरकार ने किया, मोदी सरकार ने कहा 2G घोटाला हुआ ही नहीं, आपने उनको सुप्रीम कोर्ट से बरी करवाया। कितने घोटालेबाजों को जेल में भेजा? अरे आपने तो 1 लाख करोड़ रुपए देश की जनता का टैक्स की कमाई लेकर के देश से भगा दिया। चौकीदार की हाथ के नीचे से एसके मुखर्जी साहब भ्रष्टाचार, करोड़ रुपए, ठीक है सर, आ रहा हूं जेल से फरार हो गए, ये चौकीदार है इस देश। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाने की कोशिश की है, ये भी सच्चाई है। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर, गांधी फैमिली जमानत पर बाहर है, ये मुद्दा बार बार वजीर आजम नहीं सर, ये सच्चाई है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की महासचिव के शौहर को भी बार बार ईडी की पूछताछ के लिए जाना पड़ता है, ये भी एक सच्चाई है। बदनवानी बड़ा मुद्दा है नहीं। प्रिया आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं आपके पास। चलिए जवाब दीजिए इसके मुखर्जी साहब। आप कहाँ, आप बात करें एक तरफा बात नहीं कीजिए ना। अरे
सुन लीजिए, एसके मुखर्जी साहब से मैंने सवाल किया। प्रिया जी एक एक करके, अनुज जी एक एक करके, क्या हो गई? अनुज जी हो गया ना, करते हैं जो उनके खिलाफ एक एक करके सर, एक एक करके। आप लोग वक्त जाया कर रहे हैं, आवाम को कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए एक एक करके बात कीजिए। एक बात कह रहा जी सलाम की आवाम बातों को सुनना चाहती है, एक एक करके। सर, बदनवानी भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है कि नहीं जो वजीर आजम ने बीजेपी ने बनाया? बिल्कुल है। और आपने इसके संबंध में क्या स्टेप लिया ये भी आपको बीजेपी को इसलिए बताना है कि आप सत्ता के अंदर है। जो आदमी सत्ता के अंदर होता है, बदगुमानी तो बेइंतहा है। बदगुमानी खाली इस बात तक नहीं है कि आप एरोगेंस हो, बदगुमानी यहां तक भी है, इस हद तक भी है कि आप झूठ भी बोल रहे हैं और आप जिसको घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। कल ही आपने मैं आप ही से जवाब लूंगा ना, सुन तो लीजिए, उनके इल्जाम तो सुनिए। मैं आप ही के पास आप दोनों हाईजैक मत करिए। इनको अडवाणी जी का ब्लॉक पढ़ा दीजिए। मुझे लगता है इनको अडवाणी जी का ब्लॉक पकड़ लेना चाहिए। अनुज जी कहाँ आप कौन से मुद्दे पे, अडवाणी जी का ब्लॉक कौन से मुद्दे पे जा रहे हैं? सुनिए ना, अरे सुनिए ना, मुद्दों पे रहिए, मुद्दों पे रहिए। चलिए मुझे फेडर गिरवाना पड़ेगा। शिक्षा ले लीजिए। फेडर जरा प्रिया जी और अनुज जी का फेडर गिराइए। मुखर्जी साहब को सुनवाइए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, कल घोषणा पत्र में दो चीजें कही गई थी इससे अलग, जो आपका उसका भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इससे अलग में दो चीजें कही गई थी। उसका जवाब भी मैं यहाँ बीजेपी से चाहता हूँ। यहाँ पर आपने कहा कि आर्टिकल 370 हम खत्म कर देंगे, आपने कल ये कहा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप उनसे दोस्ती करेंगे, फारूक अब्दुल्ला से दोस्ती करेंगे? आप एक सेकंड आ रहा हूँ ना, आप ही के पास आऊँ। नहीं, आपने गवर्नमेंट बनाई है भाई, आपकी अटल जी की सरकार में मिनिस्टर है, आप कैसे मना कर सकते हैं? आपके महबूबा मुफ्ती के साथ नहीं, आप भ्रष्टाचार पर, मैंने आपसे भ्रष्टाचार पर सवाल किया, आपने नहीं जवाब दिया। जिनके साथ आप लोग हैं उनके दामन बहुत साफ नहीं है सर। दामन देखिए, दामन तो किसी के साफ नहीं है। आपने जरा आपका जो अभी जो आपका हेलीकॉप्टर केस हुआ है या आपको जो राफेल डील हुई है, इसके अंदर क्या हुआ है? इसके अंदर आप साइलेंट क्यों हो गए? आप तो कोर्ट के अंदर नहीं, तो फिर जब वो कहते हैं कि चौकीदार चौकन्ना है तो आवाम में फर्क पड़ता है, आवाम में मैसेज जाता है सर। फाइल चोरी करा दी डिफेंस मिनिस्टर ने, चौकीदार ने। ये तो इस चौकीदार की चौकीदारी में पहली बार देश में ऐसा हुआ है जो चौकीदार कहते हैं। अरे उन्होंने तो इसको बहुत बड़ा एक कैंपेन बना दिया सर। 20 करोड़ लोगों को जोड़ लिया, उनका दावा है। वही कहावत हो रही है, उल्टा चोट डांटे कोतवाल को। देश में ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर आपने स्वयं स्वीकार किया कि आपके यहाँ से कागज चोरी हुआ, आप उसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते? आज तक चलिए प्रिया जी जरा अब जवाब दीजिए, बहुत सारे सवाल हैं। वो ये कह रहे हैं, सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि बदनवानी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के आपके दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन आप लोगों ने कोई बड़ी कार्रवाई करते नजर नहीं आए। आप कहते हैं चौकीदार चौकन्ना है, तो वो ये बात नहीं मानते। अब जवाब दीजिए। चौकीदार तो चौकन्ना ही है, इसीलिए इस सरकार में 5 साल के दौरान एक भी भ्रष्टाचार सामने नहीं आया है। और संकल्प पत्र के नाम पे जो इतनी बेचैनी हो रही है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हाँ, हमारा संकल्प है ये सारे वादे पूरे करने के लिए, लेकिन आप भी ये बताइए, आरएलडी नेशनल पार्टी कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं? 3 सीटों पे। आप भी अपना मैनिफेस्टो निकाल के 2.5 जिलों की पार्टी नेशनल पार्टी बन के घूम रही है। 3 सीटें मांग मांग के थाली में इन्हें मिली है, ये हमें आंखें दिखाने चले हैं। और किन लोगों के साथ जो आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ते थे, जो एक दूसरे के साथ अपने कपड़े फाड़ते थे, किसानों के हितैषी बनते हैं ना, किसानों की बहुत अनुज जी, प्रिया, ठीक है, ठीक है प्रिया, ठीक है। अनुज जी, जो मुद्दे बनाने की कोशिश की गई है वो अनुज, अजय जी, वो आवाम को सीधे तौर पर इफेक्ट कर रहे हैं, ये जरूर बताइएगा। और खास तौर से भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर के आवाम सोच रही होगी वोट करने का? हमने देखा कि उसके स्थानीय मुद्दे भी हैं, लेकिन कई बार लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को लोग भूल जाना पसंद करते हैं, कुछ बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर सोचने लगते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ऐसा हो रहा है, और जो बीजेपी ने, एनडीए ने जो मुद्दे रखे हैं आवाम के सामने, उस पर आवाम किस हद तक सोचे? देखिए, हमारी जो जमात है एनडीए, हमने कभी नहीं कहा कि हमने 5 साल में देश को स्वर्ग बना दिया। ये अलग बात है कि हमारे आने से पहले देश स्वर्ग था। 55 साल की हुकूमत देश ने देखी है। वो नोटबंदी का इल्जाम आप पर लगाते हैं, नोटबंदी को घोटाला बताते हैं, और नोटबंदी पर बीजेपी भी चुप है। उनके मैनिफेस्टो में कोई बहुत अच्छी बातें या बहुत साफ उसमें कुछ नहीं कहा गया है। तेरे हर सितम से मुझे मिले हैं नए हौसले, अगर तुझे जिद है तो हमें भी जिद है, किस दरिया के पार जाना है। जनता जवाब देगी 23 मई को साहब, इमरान जी इंतजार कीजिए। मुद्दे बनाना इनका काम था, हमारी कमियों को गिनाना इनका काम था। उसके बदले क्या हो रहा है यहाँ?
और इनकी जवाबदारी बनती थी, चाहे यहाँ आरएलडी के साथी बैठे हैं, चाहे यहाँ कांग्रेस के साथी बैठे हैं, बताएं ना कि कैसे ये चुनाव जीत रहे हैं। इस फालतू की बहस में, चिल्लगोजी में ये यहाँ उलझे पड़े हैं। अरे क्या वोट परसेंटेज था आपका? ऐसा क्या कमाल हो गया कि आपका वोट परसेंट बढ़ रहा है और हमारा वोट परसेंट घट रहा है? तर्कों पे बात करें ना इमरान जी। और जहां तक राष्ट्र का सवाल है, तो मैं आपके माध्यम से इस देश को बताना चाहता हूं कि अगर तुमने छोड़ दी राष्ट्र की पूजा, तो ये कफन बेचने वाले वतन को बेच देंगे। ये चेतावनी है। और लेकिन सर्वे तो ये भी बताते हैं कि इस बार यूपीए का वोट परसेंट बढ़ने जा रहा है। सुनिए ना अजय जी, सर्वे बताते हैं कि यूपीए का वोट परसेंट बढ़ने जा रहा है, एनडीए का घटने जा रहा है। ये भी सच्चाई है, सर्वे बताते हैं। इमरान भाई आता हूं, कफन चोरी तो चलिए पहले तो मैं धन्यवाद दे दूं कांग्रेस के साथी को। नारा दिया था कभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान और जय किसान, लेकिन वो नारा लाल बहादुर शास्त्री के मौत के साथ ही कहीं अंधेरे रूम में ढकेल दिया गया। आज वो नारा मोदी जी और एनडीए की सरकार वापस लेके आई है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जवानों का प्रदेश है, जहां हर घर से सेना में लोग शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है, जहां का किसान आज मोदी जी की तरफ टकटकी बड़ी नजरों से देख रहा है कि शायद हमारे दिन फिरेंगे। इनके हालात में तो मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं कि मयस्सर भी नहीं है थाली में उतना जो कभी हम छोड़ दिया करते थे खाने में जूठन के नाम पर। यहां कृषि नीति को खराब करने प्रथम पंचवर्षीय योजना से महात्मा गांधी के पीठ में छुरा भोंककर कृषि को पीछे ढकेलने का काम किसने किया? ये सवाल आप इनसे पूछे। और जहां तक आप कह रहे हैं कि कौन से आप पोल सर्वे की बात कर रहे हैं, इवन जो सबसे क्रिटिकल पोल सर्वे हो सकता है वो हिंदू का पोल सर्वे है। अगर चारों पोल सर्वे अभी तक जो आए हैं उन सब का एवरेज भी निकाला जाए तो पोल सर्वे सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि यस, हमारे पास तकलीफ हो सकती थी अगर ये अलायंस बना लेते, हमारे पास तकलीफ हो सकती थी अगर ये प्रधानमंत्री का दावेदार दे सकते थे। देखिए ना हालत क्या है, कांग्रेस को फोर्स नहीं समझ, कांग्रेस के अकेले लड़ने से आपको थोड़ी राहत है, ये समझ में आता है, वरना आप लोगों की मुसीबत हो जाती है। विपक्ष बटा हुआ, ठीक है, मैं इस पर भी अनुज जी से बात करूंगा कि कितनी राहत हो गई कांग्रेस की वजह से बीजेपी को। आप लोगों ने ये गलती क्यों कर दी? और जो बात मायावती और अखिलेश कहते हैं यूपी में भ्रम की स्थिति फैलाने का इल्जाम आपके ऊपर है, कांग्रेस के ऊपर है। अगर वो भ्रम नहीं फैलाती कांग्रेस तो आज हालात कुछ और हो सकते थे, वोटर को कुछ और सोचना पड़ सकता था अगर आप और मुस्तैदी से लड़ते तो। अभी लौट रहे हैं सर इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहले चरण का मतदान होने जा रहा है आज उसका जो है तस्वीर थम गई है और 11 अप्रैल को वोटिंग शुरू हो जाएगी। एक तरह से इस चुनावी उत्सव का वोटर के अगर हम लिहाज से कहें तो आगाज हो जाएगा। अभी तक तो सियासी जमातों ने तशहीर की, उसके बाद अभी तशहीर जारी है। हर तरह से मुद्दों को प्रभावित करने की, मुद्दों को बनाने की कोशिश की जा रही है, अपने फेवर में करने की कोशिश की जा रही है और ये सिलसिला 7 चरणों तक, 7 मरहलों तक जारी रहेगा। मैं दिव्यांश देव के पास जाना चाहूंगा। दिव्यांश, भ्रष्टाचार पर बात हुई, बदउनवानी को लेकर के बात हुई, कहीं ना कहीं नोटबंदी को लेकर बीजेपी की खामोशी भी कभी कभी अखरती है। दूसरा चौकीदार चौकन्ना है कि चोर, ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है और लोग इस पर भी सोचकर वोट करेंगे। इधर राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र मुखालिफ जो बीजेपी ने करने की कोशिश करी है, क्या यही बड़े मुद्दे हैं? और जैसे कि एक पैनलिस्ट अभी हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कुछ दिनों पहले कि सिर्फ एक ही मुद्दा है जिस पर कि चुनाव होगा, वो है राष्ट्रवाद या फिर जातिवाद। अगर जातिवाद चल गया तो कांग्रेस और गठबंधन को फायदा हो जाएगा और अगर राष्ट्रवाद चल गया तो बीजेपी निकाल लेगी इलेक्शन। क्या वाकई ऐसा है क्या? देखिए, अगर मैं विपक्षी दलों के नजरिए से बात करूं तो ये ऑप्टिक्स की लड़ाई भी हो गई है। अगर मैं राहुल गांधी जी की बात करूं तो सबसे पहले तो रणछोड़ बन गए हैं वो, अमेठी छोड़ के वायनाड जाना पड़ रहा है कहीं स्मृति ईरानी जी अमेठी ना जीत जाएं। दूसरी बात यह है कि वो आज, अब इनके भ्रम की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो आज वो अपने जनेऊ के बारे में बताते हैं, वो बताते हैं उनका गोत्र क्या है, उनकी बहन गंगा यात्रा करती हैं, अयोध्या जाती हैं। अरे कांग्रेस पार्टी इतनी बौखलाई हुई क्यों है? उनको क्यों इतने मुद्दे? देखिए सर, कांग्रेस ने यही करके अगर मान लीजिए उन्होंने अपनी राजनीति की दिशा कुछ बदली है तो 3 राज्य अपने फेवर में कर लिए, ये भी सच्चाई है। बीजेपी के हाथ से छीने हैं हिंदी बेल्ट पर आज 3 बड़ी रियासतों पर कांग्रेस का कब्जा है, इसको भी याद रखिए। देखिए, लेकिन एक बात आप ये भी देखिए, अगर मैं ग्लास आधे भरे हुए से नजरिए से बात करूं तो कांग्रेस को ये समझ रही है कि हिंदू स्वाभिमान की कदर करना सीख रही है, जो आज तक उन्होंने नहीं किया है। अपीसमेंट की पॉलिटिक्स में चलते चलते वो भूल ही गई कि इस देश में एक ऐसा वर्ग ऐसा भी है जो अपने स्वाभिमान के बारे में समझता है और जैसे जो ऐसे टर्म्स यूज करते हैं, जैसे हिंदू आतंकवाद हो गया,
गया या अन्य अन्य प्रकार के जो इल्जाम लगाते हैं, तो ये एक वर्ग ऐसा जो सीधा के तरीके से समझता है और जो भी लालचन कांग्रेस लगाने की कोशिश करती है, जैसा कि मोदी जी हैं वो गाली को गहना बना देते हैं। तो उन्होंने चौकीदार कहा तो चौकीदार चौकन्ना है, उन्होंने उनको इनके ही प्रवक्ता है मणिशंकर ही, उन्होंने नीच कहा तो इनको गुजरात हारना पड़ गया। पिछली बारी कहा कि ये मणिशंकर अय्यर ही हैं जो 2014 में उन्होंने बोला कि नहीं, तो इस बार तो कांग्रेस बहुत हिसाब से चल रही है, फूक फूक कर कदम रख रही है, ऐसी कोई गलती दिख नहीं रही है सीधे तौर पर। और राहुल गांधी अगर साउथ से जाकर लड़ रहे हैं तो वो उनका मकसद दूसरा, उनका जैसा कहना है कि हम पूरा साउथ और नॉर्थ को एक करना चाहते हैं, वहां तक असर जाना चाहिए। कैसे हम देखें ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, एक मिनट मैं अनुज जी के पास आऊंगा। अनुज जी, ये सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर जो आप चल रहे हैं, बहुत हिसाब से कांग्रेस कदम बढ़ा रही है और बीजेपी से ही सीखी। बीजेपी कहती है कि हमने कम से कम हमने कांग्रेस को इस लेवल पर तो ला दिया कि कम से कम मंदिर मंदिर जाने लगे, प्रियंका गंगा यात्रा पर तो निकल गई और भी आगे ये लोग कुछ कुछ कर लेंगे। और उधर जब जाते हैं आप, वायनाड में आप जाते हैं तो वहां आपका अलग समीकरण रहता है। मतलब कांग्रेस अपनी सारी चालें यहां पर आजमा कर देख लेना चाहती है। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूं कि भारतीय जनता पार्टी की आखिर तकलीफ क्या है। हम कहीं भी जाते हैं, कांग्रेस के नेता कहीं भी जाते हैं, इनको तकलीफ है। अगर हम मस्जिद जाते हैं हमारे नेता तो इनको तकलीफ है, अगर हमारे नेता मंदिर जाते हैं तो नहीं, उनको तकलीफ इस बात की है, उनको तकलीफ इस बात की है सर कि आप खुलकर आइए ना। वो ये कहते हैं कि आप यूनियन मुस्लिम लीग के लोगों को क्यों कहते हैं कि हमारे साथ जब रैली निकलेगी तो तुम्हारे झंडे जरा हटा लेना, वरना नॉर्थ में गलत मैसेज जाएगा, जैसा कि बीजेपी का। योगी जी ने ये बात अपनी सभा में कही थी, तो आप अगर आना है तो खुलकर आइए ना, सारे प्रश्न हो गए, खुलकर आइए, वरना जो है आप खुलकर नहीं आते हैं तो बीजेपी आपको घेरती है। देखिए, मुझे उत्तर देने देंगे तो मैं दूंगा, बहुत सारे प्रश्न होंगे। आप पहले वायनाड पे आना चाहिए, मुस्लिम लीग पे आना चाहिए, मैं उसका जवाब दे देता हूं। मुस्लिम लीग तो ये वही मुस्लिम लीग है ना जिसमें देश आजाद होने के बाद सबसे पहले जब गठबंधन की सरकार इस देश में बनी थी बंगाल में, तो जनसंघ ने और मुस्लिम लीग ने मिलकर के बनाई थी। और श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय वित्त मंत्री थे उसी मुस्लिम लीग के साथ जिसने पाकिस्तान और भारत का बंटवारा किया था। और उसके बाद देखिए, जब 1977 में देश में कांग्रेस के विपक्ष में सरकार बनी थी, सारे विपक्षी दल एक हो गए थे, तब भी यही जनसंघ, मुस्लिम लीग और लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर के सरकार चलाई थी। ये तो इनका गठजोड़ तो इनका है उनके साथ, वो तो हमारे समर्थन में वहां आए हैं। लेकिन आज ये झंडों की बात करते हैं तो हम कहते हैं चुनाव आयोग बैन कर देना। क्यों चुनाव आयोग ने, देखिए बीच में बोलिए, संबंध बता दीजिए। चुनाव आयोग वो तो बकायदा एक राजनीतिक पार्टी है, वो इस देश की राजनीतिक पार्टी है, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। आपने अभी ऐतराज कांग्रेस बचती क्यों है? बीजेपी जो ऐतराज करती है ना, रिश्ता बताया, बीजेपी का ऐतराज ये है कि कांग्रेस बचती क्यों है? वो समर्थन में कांग्रेस ये क्यों कहती है कि झंडे नहीं होने चाहिए? पार्टी ने खुलकर आओ ना, जिनके साथ हो उनके झंडों के साथ आओ, डर किस बात का? नहीं, साउथ में अगर हम ऐसा करेंगे तो नॉर्थ में नुकसान हो जाएगा, हमारे सॉफ्ट हिंदुत्व को खतरा हो जाएगा। इसी मुद्दे को बीजेपी पकड़ लेती है। आपको अगर सॉफ्ट हिंदुत्व भी करना है या हार्डकोर हिंदुत्व भी करना है तो खुलकर करिए ना। ये बीजेपी आप पर इल्जाम लगाती, खुलकर करिए। देखिए, भारतीय बीजेपी की लाइन पकड़ना तो खुलकर पकड़िए ना। जवाब दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? इल्जाम लगाना और झूठे इल्जाम लगाना, यही है। ये अपना हिसाब किताब नहीं देंगे। जो 60 साल बनाम 60 महीने का नारा 2014 में दिया था, इन 60 महीनों में क्या किया? आज 60 महीनों का हिसाब अपना नहीं देंगे कि हमने जो 125 झूठे वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज ये नहीं बताया जाएगा कि जो काला धन लाने का मैंने आपसे जो सवाल किया आपने उसका जवाब नहीं दिया। मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा और मुझे उत्तर नहीं देने दिया जाएगा तो कोई मेरे सवाल का आपने उत्तर दिया क्या? आप मुझे देखिए, ये भी एक मुद्दा है। पार्टी ने अडवाणी जी को मुख्य बनाया है, मैं मुख्य दर्शक बन के बैठ जाता हूं। मेरे बोलने पे अगर सारे लोग बोलेंगे मैं चुप बैठ जाता हूं। आप मुझे दर्शक, आप ये बताइए ना, एक उत्तर चाहिए। देखिए, मेरे को कितने उत्तर दूंगा? पहले आपके पहले सवालों के उत्तर दे दूं मैं आपके। मैं पहले सवालों के उत्तर ले लीजिए। आपने गोत्र की बात की, आपने धर्म की बात की, लेकिन राहुल जी के गोत्र और धर्म की तो बात कर लेते हैं, लेकिन उस दूसरे गांधी के गोत्र और धर्म की बात नहीं करते जो इन्हीं के परिवार से और उत्तर प्रदेश से आते हैं। आज वरुण गांधी के गोत्र और धर्म की कोई तो बात नहीं पूछता है। क्या वो उसी परिवार से नहीं आते? राहुल गांधी वरुण गांधी से कोई पूछता थोड़ी है? सार्वजनिक रूप से बताते हैं। आप उनके गोत्र और धर्म पर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन जो वरुण गांधी, मेनका गांधी उन्हीं परिवार से आते हैं। आप लोगों में हिम्मत नहीं हो सकती। आपके लिए स्मृति ईरानी, स्मृति जुबैन ईरानी, देखिए बीचों ना बोले सारे। एक बार उनको सुन लीजिए, मैं फिर आ रहा हूं आप लोगों के पास। देखिए, इमरान जी, इस तरह से डिबेट कंडक्ट नहीं होती। नहीं, एक एक करूंगा। आप जल्दी अपनी बात रखिए। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देके घुमा देते हैं मामले को। मैं पूछना चाहता हूं, स्मृति जुबैन ईरानी एक पारसी से शादी करके बहुत बड़ी इनके लिए हिंदू हो जाती है, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने अगर एक
पारसी से शादी की तो आज तक उनके परिवार के जो लोग कांग्रेस में हैं वो मुसलमान में हैं, और जो उनके परिवार के आधे लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो आधे उनके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो बहुत बड़े हिंदू है। ये कौन सा पैमाना है? मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, उल्टा सवाल कर रहे हैं सर। क्या ये लोग उल्टा आप सवाल कर रहे हैं? क्या हिंदुत्व की परिभाषा, इस देश में राष्ट्र प्रेम की परिभाषा वो लोग तय करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी से हमें राष्ट्रवाद सीखना पड़ेगा? क्या आरएसएस से सीखना पड़ेगा? उस आरएसएस से सीखना पड़ेगा जिसने 50 साल तक अपने ठीक है, चलिए एक बार जल्दी जो कहते हैं कि देश हमारा, मेरे पास वक्त नहीं, अंग्रेजों की दलाली करी, अंग्रेजों की दलाली करी। प्रिया चलिए ठीक है, प्रिया एक मिनट, प्रिया आप जल्दी से जवाब दीजिए, प्रिया आप जल्दी जवाब दीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए इस मुद्दे का कि क्या बड़ी बातें लेकर के आप लोग आ रहे हैं, और खास तौर से अब जो बड़ा फोकस है, कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के 2019 के पहले दौर में लोग मतदान करें? जल्दी से। 14 से लेकर 19 तक अब कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 ही विषयों पर आपको हर डिबेट में, हर चुनावी मंच पे बात करते हुए दिखाई देगी, एक राष्ट्रवाद के ऊपर, एक किसानों के ऊपर, क्योंकि इन्हें पता है कि जितना काम इन दोनों फील्ड में हो गया है वो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन देश इनसे जवाब मांगेगा। आपके राज्य में 15,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इतना काम नहीं चाहिए किसानों का, इतना काम नहीं चाहिए किसानों की किसान बीमा योजना के नाम। ठीक है, मेरे पास सर वक्त पूरा हुआ जाता है, वक्त पूरा हो जाता है सर, माफी चाहूंगा, वक्त पूरा हो जाता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी ये चर्चा और आगे बढ़ेगी, अभी तो 7 मरहले हैं, 7 दौर हैं, लेकिन हाँ, पहले दौर के मुद्दे बड़े हैं, किसान भी उसमें शामिल है, कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का मुद्दा भी बड़ा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी, इस पर भी बात होगी, और स्थानीय मुद्दे भी कहीं ना कहीं फोकस में है। अब देखना होगा कि चूंकि लोकसभा चुनाव है तो लोग किस स्तर पर किस तरह से वोट करते हैं, और जैसा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि पहले दौर से ही समझ में आने लगेगा कि बयार किस तरफ बह रही है, तो वो दिखने लगेगा। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोगों की राय क्या है, ये आवाम को तय करना है। तो पहले दौर की तमाम शुरुआत, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि वोट आप जरूर करें, वोट जरूर दें। थोड़ी गर्मी की शिद्दत है लेकिन वोट देने जरूर जाए, अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।